नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th बोर्ड का मॉडल सेट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है MCQ, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो जो एक एक मार्क्स का क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और आपको एक बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप यहाँ से क्वेश्चंस को भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखिए उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए सब क्वेश्चन क्या दिया गया है। सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ये जो एक पहला जो सेक्शन है हम लोग के पास खंड ए है, उसमें 1 से 30 प्रश्न होंगे और सारे प्रश्न जो होंगे वो एक एक अंक के होंगे। मतलब सारे क्वेश्चन जो होंगे वो एक अंक के होंगे। मतलब आप यदि इसको सही करते हैं तो आपको 1 अंक मिल जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से सही कर देंगे और यदि आप बड़े क्वेश्चन को वहाँ पे मतलब सही करते हैं तो आपका चांस जो है नंबर आने का, मतलब ज़्यादा मार्क्स आने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें सिंगल करेक्ट है और ये बहुत सिंपल है। तो एक एक मार्क्स मतलब 30 मार्क्स हम लोग बहुत आसानी से उठा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 120 दिया हुआ है यहाँ पे। निम्न में 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल कौन है, 4 ऑप्शन दिया गया आपके पास 120 का। तो अभाज्य गुणनखंड की सहायता से आप लोग एलसीएम और एचसीएफ सीखे होंगे। तो 120 का पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड करना पड़ेगा। तो देखिए 120 जो है वो लास्ट में 0 है, मतलब 2 का टेबल से कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे 60 बचेगा। फिर इसको हम 2 का टेबल से कर सकते हैं, तो यहाँ 30, फिर 2 का टेबल से यहाँ पे आएगा 15 और फिर आएगा 3 का टेबल से, तो आ जाएगा हमारे पास 5। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो 2 कितने बार आया, तो 120 को हम लोग लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो 2 कितने बार आया, 3 बार। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3। पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, और इंटू 3 इंटू 5। तो देखिए ये आपका 120 का अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए दिया गया है यहाँ पे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक बहुपद है पी ऑफ एक्स के लिए y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ नीचे एक आकृति में दिया गया है, मतलब ग्राफ में दिया गया है। ग्राफ से बहुपद पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगा, इस ग्राफ को देख के बताना है। तो आपको सबसे पहले एक बात बता दें कि यदि ग्राफ को हम लोग को देखना होता है तो ये हम लोग के पास एक्स एक्सिस होता है और ये हम लोग का वाई एक्सिस होता है। ये हम लोग का एक्स अक्ष और ये हमारा वाई अक्ष। तो यदि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने बार कट करता है, एक्स एक्सिस को जितने बार कट करता है उसका उतना शून्यक होता है। एक्स एक्सिस को जितने बार कट करता है उतना ही उसका शून्यक होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एक्स एक्सिस है ये मेरा और ये मेरा वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे एक बार कट कर रहा है, यहाँ पे एक बार कट कर रहा है, तो एक और एक टोटल 2 बार कट कर रहा है। आप ध्यान दीजिए ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो इसको आप काउंट नहीं कीजिएगा। तो एक्स एक्सिस को 2 बार कट गया तो इसका शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। इसका मतलब कहने का मतलब क्या होता है, शून्यकों की संख्या कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो बहुपद है x के किस मान के लिए उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब y का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में द्विघात समीकरण कौन है। द्विघात समीकरण कौन है, इसमें से द्विघात समीकरण कौन है आपको पता करना है। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3। आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब इसको आप ध्यान से देखिए, इसका 2 से मल्टीप्लिकेशन हुआ है और इसका भी इससे मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो 2x माइनस 6 हो गया। अब ध्यान दीजिए ये 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। तो देखिए इसमें x का पावर कितना है, 2 है। तो x का पावर 2 है तो ये द्विघात समीकरण तो है। तो द्विघात समीकरण है तो ये आपका आंसर हो जाएगा, द्विघात समीकरण है ए नंबर। यदि आप इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए आपको बी नंबर ऑप्शन, क्योंकि इनमें से सभी लिखा हुआ है। तो अगला सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, x प्लस 2 का क्यूब दिया हुआ है इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा। तो ये क्या होता है, पहले a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। तो 3a स्क्वायर बी करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे होगा इंटू 2 प्लस 3ab स्क्वायर। तो x इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू
2x³ माइनस 2x। तो अब ध्यान दीजिए ये 2x³ है और यहाँ पे x³ है, तो एक x³ बच जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा हमारा, तो क्योंकि इसका पावर 3 हो जाएगा, तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण नहीं बोल सकते हैं। इधर हम लोग सी नंबर के ऑप्शन में यदि जाइएगा तो सी नंबर में देखिए क्या दिया गया आपके पास, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू दिया गया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लगेगा हम लोग के पास a² माइनस 2ab प्लस b², तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब ध्यान दीजिए x² कट जाएगा, तो यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे भी x का पावर 1, तो सिर्फ x का पावर 1 बचेगा, तो इसका सिर्फ जो आंसर होगा वो क्या होगा, a नंबर होगा आंसर। ठीक है, b c तो होगा नहीं, देखिए यहाँ पे c लिखा हुआ है, तो यहाँ पे d होगा ऑप्शन, और d ऑप्शन तो होगा नहीं, सभी तो हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 और यहाँ पे पावर कितना है, 2 है। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया, साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री का मान क्या है, इसका वैल्यू कितना होगा। तो देखिए आपके पास साइन 18 दिया गया और कॉस 72 डिग्री दिया गया है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। तो देखिए इसको आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर। तो अब ध्यान दीजिए जो 18 डिग्री लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, क्योंकि 19 माइनस 72 कितना होता है, 18 होता है, और डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, तो ये कितना लिखा हुआ है हम लोग के पास, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा हो गया, थीटा यहाँ पे क्या था 72 डिग्री, तो यदि ये हुआ तो साइन 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा कॉस 72 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। कॉस 72 डिवाइडेड बाय कॉस 72 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और कितना हो जाएंगे, 1। 1 ऑप्शन कहीं दिया नहीं है, देखिए दो बार लिखा हुआ है, तो आप 1 कहीं पे भी एक बार कर सकते हैं, और मतलब इसका आंसर जो होगा वो 1 होगा, और आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको दूसरी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दूसरी तरह से कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि हम क्या किए यहाँ पे, साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, साइन को चेंज किया। आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, कॉस को भी चेंज कर सकते थे, ऊपर में रहने देते साइन 18 डिग्री को। आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे पढ़े होंगे कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग इसको लिख सकते थे कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो कॉस 90 माइनस थीटा आपके पास हो जाता साइन थीटा, तो थीटा यहाँ पे कितना है 18 डिग्री, तो नीचे भी आपका बन जाता साइन 18 डिग्री, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं और वैल्यू कितना हो जाता 1। तो इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपको यहाँ पे समझना है कि इसका वैल्यू कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या दिया है, यहाँ पे बोला है हम लोग के पास कि समानांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 के लिए सार्वंतर इनमें से कौन है। तो देखिए सबसे पहले तो वो बहुत बता चुका है हमें कि ये जो क्वेश्चन है उसमें समानांतर श्रेणी है, ये जो क्वेश्चन है वो समानांतर श्रेणी का है। तो इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं हम लोग, देखिए डी सार्वंतर यहाँ पे जो है उसको हम लोग डी बोलते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग सेकेंड टर्म में से पहला टर्म को घटाते हैं, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, या फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, या फिर क्या कर सकते हैं चौथा पद माइनस तीसरा पद। तो किसी एक को भी सब्ट्रैक्ट करके आप वैल्यू बता सकते हैं। तो डी बराबर होगा 1 - 3, तो 1 - 3 आपको पता है कितना होगा -2, या फिर डी बराबर आप कर सकते थे जैसा आपको हमने बताया कि इसमें से इसको घटाने पे भी आएगा, तो -1 और -1 होता तो -2 हो जाता। तो इस तरह से हम लोग डी निकाल सकते हैं। तो डी आ रहा है हमारे पास -2, तो देखिए होगी हम लोग के पास -2। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। एक वृत्त दिया गया है, ठीक है, एक क्या दिया गया, वृत्त दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है, उसका आर त्रिज्या है। तो देखिए हम लोग बेसिकली क्या फॉर्मूला याद करते हैं, एक ऐसा वृत्त जिसका त्रिज्या स्मॉल आर रहता है तो हम लोग बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे त्रिज्या क्या दे दिया है, कैपिटल आर दे दिया है, तो कैपिटल आर दे दिया है तो एरिया कितना हो जाएगा
पाई आर स्क्वायर तो होगा, लेकिन कैपिटल आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर, ये होगा हम लोग पास। ठीक है, आर त्रिज्या वाले वृत्त का। ओहो, रुकिए रुकिए, यहाँ पे परिमाप बोला है, हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, परिमाप बोला गया है। तो आप ध्यान दीजिए, आर त्रिज्या वाले परिमाप जो होता है, परिमाप मतलब क्या होता है कि इसके चारों ओर कितना ये घूम रहा है, इसके चारों ओर कितना ये घूम रहा है, उसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इसका जो वैल्यू होता है वो हमारे पास वो होता है 2 पाई आर, जब स्मॉल आर रहता है। तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर, तो हमारे पास क्या होगा 2 पाई कैपिटल आर, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 2 पाई आर। ऑप्शन सी होगा हमारे पास, क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कितना होगा, 2 पाई आर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे परिमाप पूछा जा रहा है। और ये 2 पाई आर कहाँ से आता है, यदि आपको जानना हो तो हम उसके बारे में बताते हैं। देखिए, पाई के बारे में आप जानते हैं, पाई जो होता है वो क्या होता है, सरकमफेरेंस, मतलब पाई जो डिफाइन करते हैं हम लोग, वो होता है, पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है परिधि डिवाइडेड बाय, मतलब परिधि भागा व्यास। तो आपसे परिमाप पूछा जा रहा है, तो व्यास का यदि आप वैल्यू देखिएगा तो व्यास जो होता है वो होता है 2r, तो परिधि आपका इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 2 पाई आर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पूछा है सभी वृत्त क्या होते हैं। ऑप्शन दिया गया सर्वांगसम, समरूप, सर्वांगसम और समरूप दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले सर्वांगसम का मतलब समझते हैं हम लोग। सर्वांगसम हम लोग वैसा चीज को बोलते हैं, सर्वांगसम हम लोग वैसा चीज को बोलते हैं जिसका साइज और शेप दोनों क्या हो, सेम हो। साइज एंड शेप मतलब आकार और उसका आकृति दोनों क्या हो, सेम हो। आकार और आकृति दोनों सेम हो, आकार एंड आकृति दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आकार और आकृति दोनों सेम होना चाहिए। अब सेम कैसे होगा, देखिए आपको सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के तौर पे चलते हैं। पहले आपको एक ट्रायंगल का एक एग्जांपल बताते हैं, उसके बाद हम लोग सर्कल में पहुंचेंगे। देखिए एक ट्रायंगल दिया गया, मान लीजिए, देखिए एक ट्रायंगल दिया गया और एक दूसरा ट्रायंगल दिया गया है। इसमें जो यूनिट है वो है, मान लीजिए 3, 4 और 5, 3, 4 और 5। इधर जो एक दूसरा सर्कल दिया गया, ट्रायंगल दिया गया है, वो भी है 3, 4, 5। कितना है, 3, 4, 5। अब इस ट्रायंगल को ध्यान दीजिए, इसका नाम है ABC त्रिभुज और त्रिभुज DEF, इसको ध्यान दीजिए। तो आप पाइएगा ये 3 है और ये 3 है, ये 4 है और ये भी 4 है, ये 5 है और ये भी 5 है। इसका तीनों साइड तीनों बराबर है और तीनों ध्यान दीजिए, तो इसका साइज और शेप भी सेम होगा, क्योंकि 3, 4, 5 एक कैसा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ पे यदि ये समकोण त्रिभुज होगा तो हम लोग बोल सकते हैं, देखिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सेम त्रिभुज हो गया। ये भी त्रिभुज क्योंकि समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग, मतलब पाइथागोरस प्रमेय, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाएगा। तो हम लोग के पास ये दोनों समकोण त्रिभुज हो गया। और यदि आप साइज की बात करें 3, 4, 5, तो ये और ये दोनों क्या है, सेम है, शेप भी सेम हो गया, साइज भी सेम हो गया। लेकिन इसी तरह इसी के जगह मान लीजिए एक दूसरा ट्रायंगल दिया रहता जिसका साइड दिया रहता 6, 8 और 10। क्या दिया रहता, 6, 8 और 10। ये भी हम लोग एक एग्जांपल के तौर पर हम समकोण त्रिभुज लिए, तो 6, 8 और 10 दिया हुआ है, जहाँ पे ये 90 डिग्री है। तो अब ध्यान दीजिए, दोनों समकोण त्रिभुज तो है, ये और ये दोनों समकोण त्रिभुज तो है, लेकिन दोनों का साइज जो है वो सेम नहीं है। मतलब शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, क्योंकि ये 3 है तो ये 6 है, और ये 4 है तो ये 8 है, और ये 5 है तो ये 10 है। आप इसको एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं कि आप अपना दाएं हाथ लीजिए और अपना बाएं हाथ लीजिए, दोनों को एक साथ लेके चलिए, तो देखिएगा आपका जो दोनों हाथ है वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए नजर आएगा। मतलब एक तरह से आपको मिरर इमेज की तरह लगेगा। तो मतलब सेम टू सेम सब कुछ होगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सर्वांगसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वांगसम। और यदि सिर्फ साइज सेम हो, मतलब सिर्फ शेप सेम होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं समरूप। सर्वांगसम क्या कब बोलेंगे, जब साइज और शेप दोनों सेम हो, और जब सिर्फ शेप सेम हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हम मान लीजिए, इसको मान लेते हैं पहला, इसको दूसरा और इसको तीसरा, 3 त्रिभुज था, तो हम बोल सकते हैं पहला और जो दूसरा है
वो क्या है, सर्वांगसम है। लेकिन पहला और तीसरा और दूसरा एंड तीसरा, ये दोनों जो है वो क्या है, ऐसे त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, एक जैसे त्रिभुज है। तो आप यहाँ पे देखिए सर्कल की बात की जा रही है, तो सर्कल के केस में यदि हम लोग देखते हैं तो देखिए सर्कल क्या होता है हमारा, एक सर्कल लीजिए और एक दूसरा सर्कल लीजिए। तो एक सर्कल लिया जिसका रेडियस था 1 सेंटीमीटर और एक दूसरा सर्कल लिया जिसका रेडियस था 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, एक का लिए 1 सेंटीमीटर और दूसरा लिए 2 सेंटीमीटर। तो देखिए दोनों तो वृत्त है, ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है। तो देखिए एक है 1 सेंटीमीटर का और एक है 2 सेंटीमीटर का, मतलब एक छोटा होगा और एक थोड़ा बड़ा होगा। यदि हम दोनों को एक साथ बनाने की कोशिश करेंगे तो एक इस तरह बनेगा और एक इसके ऊपर बनेगा ना। तो देखिए आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है। तो साइज शेप सेम है, तो यदि शेप सेम होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, समरूप बोलेंगे। इसको सर्वांगसम होने के लिए एक वृत्त लिए हम लोग और दूसरा वृत्त भी लें, यदि दोनों 1 सेंटीमीटर का होगा, मतलब दो वृत्त यदि हम लोग ले रहे हैं, इसका जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर और जो दूसरा वृत्त है उसका भी त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर, दोनों को हम यदि लेंगे तो दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, मतलब दोनों एक के ऊपर एक हो जाएंगे। तब हम लोग क्या बोलेंगे, उनको सर्वांगसम बोलेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यदि दो वृत्त दिए गए हैं किसी भी त्रिज्या के, तो सभी वृत्त एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे, उनका शेप हमेशा सेम होगा, साइज सेम नहीं हो पाएगा। तो देखिए उसी क्वेश्चन को यहाँ पे बोला गया था कि सभी वृत्त क्या होते हैं, पहला सर्वांगसम, समरूप, सर्वांगसम और समरूप दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सभी वृत्त यदि त्रिज्या नहीं दिया गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि सभी क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि सर्वांगसम होने के लिए साइज भी सेम होना पड़ेगा। ठीक है, और साइज कंडीशन तो दिया नहीं है यहाँ पे, सिर्फ सभी वृत्त दिया गया। अगला 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा। तो 12, 15 और 21 का एलसीएम, तो पहले 12 का फैक्टराइजेशन करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा, 3। फिर 15 का निकालते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 इंटू 5। देखिए इस, और 21 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 इंटू 7। देखिए इसको निकालने का तरीका क्या है, आप गुणनखंड निकालिए 12 का, तो पहले 2 का टेबल से लगाइए 6 बार में, फिर 2 का टेबल से 3 बार में। सेम उसी तरह आप 15 और 21 का निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, एलसीएम पूछा गया है। तो एलसीएम किसको हम लोग बोलते हैं, तो एलसीएम की यदि हम लोग बात करें तो ऐसा नंबर जो सबसे मैक्सिमम बार हो। तो यदि यहाँ पे 2 को देखें तो 2 इसमें कितना बार है, 2 बार में, किसी और में हो या ना हो, लेकिन किसी एक में भी हो तो हम उसको मतलब लेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो 2 और 2 कितना बार था, 2 बार, तो एलसीएम में 2 बार आएगा। यहाँ पे देखिए 3 कितना बार है, 1 बार, यहाँ भी 3 कितना बार है, 1 बार है, यहाँ पे 3 कितना बार है, 1 बार। तो 3 मैक्सिमम कितने बार है, 1 बार, तो 1 3 को लेंगे हम लोग। यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो 5 सिर्फ 1 में है, 1 बार में, और कहीं है नहीं, तो मतलब 5 को भी लेंगे हम लोग। फिर यदि हम लोग देखें तो 7 को, तो 7 भी 1 बार है और कहीं तो है नहीं, तो 7 को भी लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा, मतलब 60 को 7 से गुना करें तो कितना आ जाएगा, 6 7 42, 420 आ जाएगा। तो देखिए आपका बी ऑप्शन दिया हुआ है 420, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 420। अब अगला जो क्वेश्चन है वो बोला द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। मतलब शून्यकों का योग भी दिया गया है 1 और गुणनफल क्रमशः वो भी दिया गया है 1। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दिया गया हमारे पास, शून्यकों का योग भी दिया गया है। तो देखिए शून्यकों का योग, देखिए हम लोग के पास यदि द्विघात बहुपद दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म का दिया गया है, तो हम लोग क्या जाने थे कि इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि द्विघात बहुपद के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। इसको हम लोग द्विघात समीकरण में भी देखे थे, इसको यदि हम लोग 0 से इक्वेट कर देते हैं तो द्विघात समीकरण बन जाता है हम लोग का, क्या बन जाता है, द्विघात समीकरण। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई यदि हम लोग करते हैं तो आता है हम लोग के पास x का मल्टीप्लाई x के साथ तो होगा x² माइनस आएगा अल्फा x, फिर इसका इसके साथ होगा तो आएगा माइनस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए x² माइनस, इस दोनों से x कॉमन ले लेंगे, माइनस x, तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा
प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योग, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, शून्यकों का गुणनफल। तो क्वेश्चन में दिया गया शून्यकों का जो योग है वो है 1 और शून्यकों का जो गुणनफल है वो भी है 1। तो हम क्या करेंगे, इसके जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये द्विघात समीकरण है, आपसे पूछा क्या गया, द्विघात बहुपद। तो जो द्विघात बहुपद होंगे वो क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब तो द्विघात बहुपद हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 किस ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन में। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। आगे क्या पूछता है, देखिए टी स्क्वायर माइनस 15 का निम्न में से शून्य क्या है। टी स्क्वायर माइनस 15 का बोला गया है। तो देखिए शून्य का मतलब क्या होता है कि जो दिया गया बहुपद उसको किसे इक्वेट कर देना है, उसको बराबर 0 के बराबर कर देना है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस 15 जो लिखा हुआ 15 लिखा हुआ उसको आप लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, √15 का होल स्क्वायर। अब आपको याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 लिखा हुआ है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या कर सकते हैं हम लोग, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो टी प्लस √15 और टी माइनस √15 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ से ये क्या बोल रहा है कि टी प्लस √15 0 होगा या फिर टी माइनस √15 0 होगा। अब देखिए यदि टी प्लस √15 मेरा 0 होता है तो टी आएगा माइनस √15, और यदि हमारा टी माइनस √15 0 होता है तो यहाँ से आएगा हमारे पास टी बराबर √15। तो एक आएगा √15 और दूसरा आएगा माइनस √15। तो √15 और माइनस √15 किस में है, बी नंबर ऑप्शन में है। या फिर इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, टी स्क्वायर बराबर लिख सकते थे 15, और यदि हम टी बराबर लिखते तो स्क्वायर था तो उधर जाता तो क्या हो जाता, वर्गमूल हो जाता 15 का, और यहाँ पे प्लस माइनस साइन के साथ आता तो प्लस माइनस √15, ऐसे भी देख सकते थे। अब देखिए अगला क्या बोला है, निम्न में से द्विघाती सूत्र कौन है। तो आपने द्विघात सूत्र को पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब आता है ये ए बी सी क्या है, तो आपको याद होगा हम लोग का जो द्विघात समीकरण था वो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए के साथ जो मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई है वो है ए, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई किया गया है वो है बी, और जो कांस्टेंट है वो है सी। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो इसका भी आंसर क्या हो गया, ए नंबर आंसर हो गया। अगला दिया क्वेश्चन, यदि डी बराबर 0 अर्थात विविध कर मतलब डिस्क्रिमिनेंट शून्य हो तो इनमें से मूल क्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए डी क्या होता है, डी जो होता है वो आप इसी में से ध्यान दीजिए, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे आप देखिए ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। अब ध्यान दीजिए डी यदि 0 हो गया तो डी यदि 0 हो गया तो ये पार्ट पूरा 0, तो आपका दोनों रूट जो होगा माइनस बी बाई 2a दोनों बार तो वही आएगा। अब प्लस 0 कीजिएगा या माइनस 0 कीजिएगा उससे कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं, लेकिन रूट आ रहा है तो वास्तविक है, तो बराबर और वास्तविक रूट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बराबर और वास्तविक। वास्तविक और असमान रूट कब आएंगे, जब डी ग्रेटर देन 0 होगा। कब आएंगे, जब डी ग्रेटर देन 0 होगा। और असमान और काल्पनिक कब आएंगे, जब डी लेस देन 0 होगा। तो इसको भी ध्यान में आप रख लीजिएगा कि कब होगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा चेंज करके पूछ ले। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इसमें क्या बोला है, यदि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो तो वह कैसा त्रिभुज है। तो आप ध्यान दीजिए ये जो लिखा गया है वो पाइथागोरस थ्योरम लिखा गया, मतलब पाइथागोरस प्रमेय लिखा गया है। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, यदि ये 90 डिग्री दिया तो 90 के सामने जो होगा वो होगा कर्ण। अब उसके अकॉर्डिंग किसी एक को हम लंब बोल सकते हैं और आधार बोल सकते हैं। अब त्रिकोणमिति में देखे होंगे कि लंब और आधार चेंज होता है, या कभी ये लंब बन जाता है तो कभी आधार बन जाता है, और ये कभी लंब बन जाता है, मतलब आधार और लंब ये हो सकता है या फिर लंब और आधार ये हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग देखे थे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर। तो ये कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। क्यों होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज को बोलते हैं जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसका तीनों भुजा क्या हो बराबर हो। समद्विबाहु किसको बोलते हैं, देखिए नाम से ही बोल रहा है समद्विबाहु, जिसका दो भुजा क्या हो बराबर हो। विषम बाहु मतलब जिसका तीनों भुजा अलग अलग हो। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। हम तीनों के बारे में बता दिए त्रिभुज के बारे में। अब अगला देखिए क्या बोला है,
दो बिंदु दिया गया आपके पास के बीच की दूरी क्या है। तो इस दो बिंदु के बीच की दूरी यदि हम लोग देखते हैं तो हम लोग याद करते हैं निर्देशांक ज्योमेट्री में कि यदि ए और बी दो पॉइंट दिए गए हैं और इनके बीच का यदि हमको डिस्टेंस निकालना है तो ये क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस रूट के अंदर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस नहीं लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ माइनस लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो देखिए कहीं यहाँ पे यदि आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है कि यहाँ पे x1 दोनों जगह लिखा गया है। तो आप या तो देखिए स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप या तो यहाँ x2 कर लीजिए या फिर यहाँ x2 कर लीजिए, आपका जहाँ मैंने वहाँ कर लीजिए एक तरह से। तो देखिए आपको मिलेगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। स्क्वायर होने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ माइनस साइन लगा हुआ है और ये दोनों तो यहाँ पे एडिशन, तो ये सब तो नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। साइन 30 डिग्री का मान क्या है, साइन 30 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री होता है 0, उसके बाद आता है हमारे पास साइन 30 डिग्री, वो किसके बराबर होता है हाफ के बराबर। ठीक है, ये किसका वैल्यू लिखा हुआ है 0 डिग्री का, ये किसका है साइन 90 डिग्री का और ये किसका है 60 डिग्री का। तो ये ध्यान रखिएगा साइन 90 माइनस थीटा ये आपको पहले बता चुके हैं किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर होगा। ए भुजा वाले घन का आयतन क्या होता है, तो घन क्या होता है, देखिए घन किससे मिलकर बनता है, वर्ग से मिलकर बन रहा है एक तरह से, जिसका सारा भुजा क्या हो बराबर हो, तो सारा भुजा बराबर हो, सारा भुजा बराबर हो मतलब सब किसके बराबर हो ए के बराबर। तो आयतन निकालना है, तो आयतन क्या होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल आधार तो स्क्वायर है तो होगा ए स्क्वायर इंटू ऊंचाई, ऊंचाई भी कितना है ए है, तो ए स्क्वायर इंटू ए किसके बराबर होता है ए क्यूब के बराबर होता है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से शंकु का आयतन कौन है, या फिर इनमें ये शंकु का आयतन कौन है, इनमें ये नहीं होगा से होगा यहाँ पे, इनमें से शंकु का आयतन कौन है। तो देखिए शंकु का आयतन पूछा जा रहा है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन जो होता है जो सिलेंडर मतलब जो बेलन होता है उसके आयतन का 1/3 होता है। मतलब यदि बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, ये है हमारा आर और ये है हमारा एच, तो इसका 1/3 होता है, मतलब इससे कम होगा 1/3। तो देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 लिखा गया, 1/3, तो 1/3 हो गया तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया हमारा शंकु का आयतन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, तो देखिए इसमें क्या बोला है वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह हम लोग कैसे निकालते हैं, वर्ग चिन्ह होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा डिवाइडेड बाय 2। ऊपरी सीमा यहाँ पे कितना है 25, निचली सीमा कितना है 10, तो 25 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 35/2, मतलब 17.5 17.5 हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो जैसा कि हम लोग प्रायिकता के बारे में जानते हैं कि कभी भी प्रायिकता एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, एक होगा तो वो इवेंट श्योर होगा और यदि 0 होगा तो वो जो इवेंट है उसका होने का चांस नहीं होगा, और 0 से 1 के बीच में होती है। तो देखिए 2/3 लिखा हुआ है तो 0.6, यहाँ पे लिखा हुआ 1.5, मतलब इसका आंसर क्या होगा बी होगा। क्या नहीं हो सकता है बोला है, यहाँ पे लिखा गया 15% और यहाँ पे लिखा 0.7%, मतलब 15% का मतलब क्या होगा 15/100, 15/100 मतलब कितना हो गया 0.15, मतलब सब हो सकता है, सिर्फ क्या नहीं हो सकता 1.5 नहीं हो सकता है। तो पूछा गया क्या नहीं हो सकता है, तो 1.5 नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए पहला 20 जो था वो एमसीक्यू था, अब जो क्वेश्चन दिया गया वो है रिक्त स्थानों को भरे, रिक्त स्थानों को भरे। बोला गया एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए खाली स्थान होता है, उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए। तो देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हम इसको समझाते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है आपको, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक गुणनखंड लेते हैं, मान लेते हैं 20 लिए हम, तो देखिए 20 का गुणनखंड करेंगे 20 लिए तो 2 से 10 बार में और 2 से 5 बार में। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो 20 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 5। अब देखिए 20 का जो हम
बोला है क्रम को बदलते हुए, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते थे 2 गुना 5 गुना 2। 20 को हम ऐसे भी लिख सकते थे 5 गुना 2 गुना 2। लिख तो जरूर सकते थे। देखिए इसमें क्रम तो चेंज हुआ, लेकिन आप ये बताइए कि इस 20 जो लिखा हुआ है 2 2 और एक 5, ये और किसी का हो सकता है क्या? 20 के अलावा और किसी का हो सकता है क्या? आंसर जाएगा नहीं। यदि हम 20 के अलावा और कोई नंबर चेंज करेंगे, मान लीजिए 21 ले लिए, तो उसका तो 3 और 7 होगा, तो सिर्फ एक ही हो सकता है। तो वहां पे देखिए क्या लिखा गया था, बोला क्रम को छोड़ते हुए एक प्राकृतिक संख्या का भाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए खाली स्थान होता है। ऑप्शन है अद्वितीय और अनेक, तो अनेक तो होंगे नहीं, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। अगला लिखा गया √2 खाली स्थान संख्या है, तो ये प्रमाणित करने दिया जाता है, सिद्ध करने दिया जाता है। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसको p/q के फॉर्म में लिख सके। और अपरिमेय संख्या किसको बोला जाता है? जो परिमेय ना हो, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो कभी खत्म ना हो और रिपीट भी ना हो, मतलब सेम चीज रिपीट नहीं हो। तो √2 कैसा संख्या होगा? अपरिमेय होगा। तो √2 कैसा होगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या है, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो हमें खाली स्थान हल प्राप्त होता है, अद्वितीय या फिर अनेक। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यहाँ पे भी 3 केस रहता है हमारे पास, जिसको हम लोग को बताया जाता है इससे रिलेटेड। पहला केस होता है हम लोग के पास, देखिए इसको हम लोग रेखा से समझने की कोशिश करते हैं। एक होता है इस तरह का रेखा, एक इस तरह का, और एक दोनों इसी में होता है। ये 3 तरह का केस होता है ना हम लोग के पास। इस केस में क्या होता है हम लोग के पास, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये देखिए जो दो रेखा दिया गया, उस दो रेखा को हम लोग इससे दिखा सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा जो रेखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये क्या बता रहा है कि ये दोनों रेखा किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को क्या करती है? काटती है या फिर प्रतिच्छेदित करती है। तो उसका कंडीशन है हमारे पास। ये दोनों रेखा को आप देखिएगा तो दोनों रेखा क्या दिखेगा आपको? समानांतर दिखेगा, जिसको हम लोग पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि a1/a2 और b1/b2 दोनों तो बराबर होंगे, लेकिन कभी भी c1 और c2 के बराबर नहीं हो पाएंगे। और इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? दोनों जो रेखा है वो अलग अलग नहीं है, सेम रेखा है एक तरह से, मतलब हम लोग इसको बोलते हैं तो कोइंसिडेंट लाइन। तो इस रेखा में दोनों रेखा सेम है, तो इसमें कंडीशन क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, सब बराबर हो जाते हैं, मतलब सबका रेशियो बराबर हो जाता है। a1a2 b1b2 c1c2 का रेशियो बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे इसके कंडीशन के बारे में पूछा है, तो इसका कितना हल होगा? देखिए इसमें तो एक हल होगा, इसमें तो कोई हल नहीं होगा, इसमें कोई हल होगा ही नहीं, कभी एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगे। और इस केस में बोलेंगे तो अनगिनत हल हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। तो उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हम लोगों से कि जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/a2 हो तो हमें कैसा हल प्राप्त होगा? तो अनेक तो हल प्राप्त होंगे नहीं, अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। कैसे हल प्राप्त होंगे? अद्वितीय। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो विविध कर, मतलब डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू कितना होता है? तो ये आपको पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी तीसरा या चौथा क्वेश्चन था उसमें हम लोग डिस्कस किए थे डी क्या होता है। तो डी होता है b² माइनस 4ac। अब आगे बढ़िए, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ax² प्लस bx प्लस c को क्या कहते हैं? ऑप्शन है द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण। ध्यान दीजिएगा, यदि इसको सिर्फ इतना लिखा गया है ax² प्लस bx प्लस c, तो ये द्विघात बहुपद है। लेकिन यदि हम इसको 0 के बराबर कर देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 कर देते हैं, तो ये द्विघात समीकरण बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे 0 के बराबर तो दिया नहीं गया है, तो ये कैसा होगा? द्विघात बहुपद होगा। ये द्विघात बहुपद है और ये क्या है? समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो ये ध्यान रखिएगा। यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल क्या होते हैं? तो इसको भी हम लोग देख चुके हैं अभी। b² माइनस 4ac मतलब d यदि 0 होगा तो मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। काल्पनिक कब होते हैं? जब d क्या हो? लेस देन 0 हो। तो क्या हो जाएगा? वास्तविक। इसका आंसर हो जाएगा हमारा। किसी संख्या की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद का सारवंतर समान हो तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए उसे हमने क्या कहते हैं? समानांतर श्रेणी।
ये गुणोत्तर श्रेणी जो है वो हम लोग को क्लास 11 में पढ़ना है। उसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, हम लोग कितना से गुना कर रहे हैं वो सब में सेम होता है। यहाँ पे सार्वंतर बोला है, तो सार्वंतर जिसमें सेम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर श्रेणी बोलते हैं। सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप कहने का मतलब क्या होता है, समरूप यदि हम लोग देखें तो समरूप मतलब जिसका मतलब शेप सेम हो, तो शेप सेम किस में होगा, तो देखिए समरूप में क्या होता है, साइड का रेशियो मतलब साइड का जो अनुपात है, भुजा का जो अनुपात है वो सेम होना चाहिए। भुजा का अनुपात क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसको देखिए हम लोग समझाते हैं, इसमें क्या है, क्या बोलना चाह रहा है वो, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए एक त्रिभुज लिए हम लोग, समबाहु त्रिभुज 1 सेंटीमीटर का, एक दूसरा समबाहु त्रिभुज लिए जो है 2 सेंटीमीटर का। तो देखिए दोनों तो समबाहु त्रिभुज है, तो इसका क्या हो गया, शेप तो सेम है, साइज सेम नहीं है। तो देखिए इसका जो यहाँ पे यदि हम रेशियो की बात करें, ABC दिया हुआ और एक PQR दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज का रेशियो की बात करें तो इसको और इसको लिए तो 1/2 आया, इसको और इसको लिए तो भी 1/2 आया, और इसको और इसको लिए तो भी 1/2 आया। देखिए तीनों का रेशियो कितना आया, 1/2 आया ना। लेकिन यदि आप समद्विबाहु त्रिभुज में आप लेने की कोशिश कीजिए तो जरूरी नहीं है कि वो रेशियो सेम आए, इसलिए हम लोग समरूप किसको बोलेंगे, सिर्फ समबाहु त्रिभुज को बोलेंगे। देखिए ABC लिए हम लोग और एक दूसरा हम लोग लिए PQR, तो हो सकता है देखिए ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और ये कितना है, ये मान लेते हैं हम लोग 3 सेंटीमीटर है। ये देखिए 3 है और इसको मान लेते हैं हम लोग 4 है। तो देखिए इसका और इसका रेशियो कितना आ रहा है, 2/3। इसका और इसका रेशियो कितना आ रहा है, 2/3। लेकिन इसका और इसका रेशियो कितना आएगा, 3/4। तो तीनों रेशियो तो बराबर हुआ नहीं, बराबर नहीं हुआ, तो समद्विबाहु त्रिभुज जो होंगे वो समरूप नहीं हो पाएंगे। सिर्फ कौन होंगे, समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा के बराबर होगा। sec थीटा क्यों नहीं होगा, क्योंकि cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है। ये कब होता है, किसका वैल्यू है, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू है। घटना E की प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी प्रायिकता ऑफ E प्लस घटना E नहीं की प्रायिकता कितने के बराबर होगी, तो एक है एक घटना होना और एक है दूसरा घटना नहीं होना, तो दोनों की प्रायिकता मिलकर कितना बनती है, 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। तो ये था हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन पूछा गया था। आशा करते हैं यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। हम लोग अगले जो मॉडल पेपर है सेट 2 सेट 3 सेट 4 सबका 1-1 नंबर का पहले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग 30 नंबर को आसानी से लाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, जैसे जैसे जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, फिर 4 नंबर का क्वेश्चन है और जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन पेपर के सेट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमें कुछ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।